वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ नियमों की हम चर्चा कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियमों का। तो चलिए व्यंजन संधि के नियमों को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे आगे के नियमों के। तो चलिए आज अभी शुरू करते हैं नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। प्रथम पद में कहीं पर भी अंतिम वर्ण के रूप में जरूरी नहीं है, कहीं पर भी री या फिर स्वर रहित र या स्वर रहित मूर्धन्य स हो, तथा द्वितीय पद में कहीं पर भी, द्वितीय पद में प्रथम वर्ण के रूप में होना जरूरी नहीं है, कहीं पर भी हो, अंत में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो। तो द्वितीय पद में कहीं पर भी न हो और प्रथम पद में री र और मूर्धन्य स हो तो बदलाव होगा इस न में, न का अण हो जाता है। देखिए इसे हम सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं री र और स का योग न से होने पर, री र और स का योग न से होने पर री र स तो यथावत रहेंगे और बदलाव होगा द्वितीय पद में, जहाँ पर भी न होगा उस न का अण बन जाता है। चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं और उदाहरण के रूप में हम सबसे पहले लेते हैं नियम नंबर 10 के उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण हम लेते हैं परिधन मान। अब देखिए इसमें र कहाँ पर है, प्रथम पद में र होना, र दिखाई दे रहा है हमें, तो र कहाँ पर है, देखिए मध्य में आ रहा है। प हम स्वर अगर रहित करेंगे तो प का अ अलग कर लेंगे, लेकिन हमें तो र ढूंढना था। तो देखिए प पूर्ण है और र को स्वर रहित करेंगे तो अंत में तो ई आ रहा है, लेकिन र हमें बीच में दिखाई दिया। फिर देखिए इधर द्वितीय पद में न अंत में दिखाई दे रहा है, माँ है, माँ का स्वर रहित करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन नहीं करें तो भी माँ वापस जुड़कर हो जाएगा, लेकिन हमें न चाहिए तो देखिए अंत में दिखाई दे रहा है। तो इस र की वजह से ये जो न है ये अण में बदल गया, तो फिर मान की जगह मान हो गया। देखिए इस र की वजह से प्रथम पद में बीच में र आ रहा है और द्वितीय पद के अंत में न आ रहा है, तो इस र की वजह से इस न का अण हो गया, तो फिर इधर माँ बचा मान हो गया और ये र यथावत रहेगा, ये यथावत रह गया और इधर के सारे यथावत हो गए। अब देखिए अब इस र के बाद में ई आ रहा, तो फिर से इसमें जुड़कर परी हो गया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान हो गया, परिधन मान। अब देखिए परिधन मान था, इसका परिवर्तन होकर परिधन मान हो गया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा परिमाण। अब परिमाण का हम संधि विच्छेद करें, इससे पहले कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में देखिए प का स्वर अलग हो गया, र का स्वर अलग हो गया, म का स्वर अलग हो गया और अण का स्वर अलग हो गया। तो इसमें देखिए हमें इधर दिखाई दे रहा है प में अ जुड़ा, र में जुड़ा परी, ये परी उपसर्ग दिखाई दे रहा है, और इधर देखिए म में आ जुड़ा और अण में अ जुड़ा मान दिखाई दे रहा है। अब नियम था कि र के बाद में अगर न हो तो इसमें देखिए ये र यहाँ पर है और इसमें अण यहाँ पर है, तो इस ये जो अण है ये अण बना था न से, इसे हम अण को वापस मूल रूप में न में बदल देंगे, क्योंकि र के वजह से परिवर्तन हो गया था। तो इस अण को मैं न में बदल चुका हूँ और इधर के बचे हुए सारे यूं के यूं लिख देते हैं, ये परी हो गया। अब देखिए परिवर्तन केवल यहाँ हुआ था, बाकी तो यथावत है। जिधर परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को निरस्त करके हम उसे मूल रूप में बदल चुके, तो फिर से हमें प्राप्त हो गया परिधन मान। जैसा मूल रूप में था वैसा हमारे सामने आ चुका है। संधि की प्रक्रिया से इसमें बदलाव हो गया था, नियमानुसार र का प्रथम पद में र, री और मूर्धन्य स कहीं पर भी हो और द्वितीय पद में न कहीं पर भी हो तो उस न का अण हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा उदाहरण, और दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम और समझने का, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए नियम 10 का हम देखें दूसरा उदाहरण, और दूसरे उदाहरण के रूप में लेते हैं हम भूष धन अन्न। अब देखिए इस पद में हमें यहाँ स दिखाई दे रहा, जरूरी नहीं है अंत में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन यहाँ अंत में दिखाई दे रहा तो कोई जरूरी नहीं है अंत में हो चाहे मध्य में हो। यहाँ हमें मूर्धन्य स दिखाई दे रहा है और द्वितीय पद के अंत में हमें न दिखाई दे रहा है, तो इस मूर्धन्य स की वजह से ये प्रथम पद में आ चुका है और द्वितीय पद में हमें न दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी हो, अंत में है इसमें। तो इस स की वजह से ये न अण में बदल गया, तो इधर ये न अ बचा और ये दोनों यथावत रहेंगे, ये स तो यथावत रहेगा।
क्योंकि प्रथम पद में कोई बदलाव नहीं होगा, द्वितीय पद में बदलाव हो रहा है, तो बदलाव हम कर चुके हैं। जब ये स मूर्धन्य स स्वर रहित है तो इसमें स जुड़ जाएगा और ये मूर्धन्य स पूरा हो जाएगा, और इधर भू बच गया था और इधर अण बच गया था। अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा भूषण। भूषधन अन था, लेकिन संधि की प्रक्रिया से नियमानुसार इस न का अण हो गया, क्योंकि प्रथम पद में हमें मूर्धन्य स दिखाई दे रहा है। चलिए भूषण का हम संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद करने से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। अब देखिए इसमें भ में उ जुड़ा और भू हो गया, और इधर है अ और ण में अ जुड़ा, अण हो गया, और ये बचा हुआ मूर्धन्य स, तो ये भूष था। तो इस स की वजह से ये जो अण है ये न था, ये स की वजह से अण में बदल गया था। तो हम उस परिवर्तन को निरस्त करेंगे। संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वह परिवर्तन हमें निरस्त करना होगा। तो इस अण को हम फिर से न में बदल देते हैं, तो अन्न हो गया और इधर भूष हो गया। जब ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और प्रथम पद में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा तो भूष हमें प्राप्त हो गया, और द्वितीय पद में हमें अन्न मिल गया, अन्न मिल गया। तो देखिए भूष धन अन्न, तो यहाँ फिर से हमें भूष धन अन्न प्राप्त हो चुका है। संधि की वजह से यहाँ बदलाव हो गया था, और उस बदलाव को हम यहाँ संधि विच्छेद की प्रक्रिया से निरस्त कर चुके हैं। देखिए हम और उदाहरण देखते हैं। अब नियम 10 के हम अन्य उदाहरण देख लें। अन्य उदाहरणों में हम देखिए भर धन अन्न। अब देखिए प्रथम पद में र है और द्वितीय पद में न है, तो इस र की वजह से ये अण में बदल गया और ये अ र में जुड़ चुका है, तो भरण हो गया। भूष धन अन्न, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। भूषण प्रधन मान, तो स्वर रहित, ये पूर्ण र है इसमें, और स्वर रहित तो प ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। न बदल चुका है अण में। परिधन मान, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। परिमाण, परिधन नाम, परिणाम हो गया। रामधन अयन, रामायण हो गया। अब देखिए ये र यहाँ शुरुआत में आ रहा है और इसमें अंत में आ रहा है, लेकिन इस र की वजह से ये न अण में बदल चुका है। और इसमें देखिए दीर्घ संधि भी है, मैं का अ जुड़ेगा और अ जुड़ेगा और आ हो जाएगा, रामायण हो गया। तो इसमें दीर्घ संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। देखिए परिधन नय, तो इस र की वजह से ये न अण में बदल चुका, परिणय हो गया। नरधन अयन, नारायण हो गया। ऊषधन न, उष्ण हो गया। हरधन न, हरण हो गया। सरधन न, शरण हो गया। विषधन नु, विष्णु हो गया। कृष्णधन न, कृष्ण हो गया। देखिए इसमें री है और स भी है, तो ये न है, ये न अण में बदल चुका है। ऐसे कृष्णधन ना, कृष्णा हो जाएगा। पुराधन न, पुराण हो जाएगा। तो ये थे नियम 10 के उदाहरण। और अब इसके बाद में हम देखते हैं नियम नंबर 11। ये नियम क्या कहता है, देखिए किसी भी स्वर का मेल छ, स्वर रहित छ से हो तो छ के स्थान पर चच हो जाता है, अर्थात च का आगम हो जाता है। छ तो यथावत रहेगा, लेकिन बीच में च का आगम हो जाता है, च आ जाता है। ये जबरदस्ती आता है च। देखिए स्वर का योग छ से हो तो फिर किसी भी स्वर का हो सकता है, तो इन दोनों के मध्य च का आगम हो जाएगा, और ये जो छ है ये यथावत रहेगा और स्वर भी यथावत रहेगा। देखिए इसके नियम देख लें हम। नियमों के माध्यम से हम समझते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। तो नियम 11 के हम उदाहरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम उदाहरण के रूप में लेते हैं अनुदन छेद। अब देखिए नियम था, इसमें संधि करने के लिए अंतिम वर्ण है उ और इधर बच गया अन। इधर देखिए छ को हम अलग करेंगे और इसमें इसके स्वर को अलग करेंगे तो बच जाएगा ए और द। अब देखिए किसी भी स्वर का योग अगर छ से हो तो उन दोनों के मध्य च का आगम हो जाता है। इन दोनों के मध्य च का आगम हो जाएगा और इधर का यूं रहेगा, यथावत रहेगा, किसी में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल आगम होगा। तो इस च का आगम कर चुके और ये बाकी के यथावत है। अब देखिए ये दोनों जुड़ेंगे तो चच बन गया और इधर एद बचा है और इधर ये उ न में जुड़ जाएगा, अनु हो गया फिर से। और ये जो ए है, आप चाहे तो इस ए को यहीं छ में जोड़ सकते हैं और 6 हो जाएगा। तो यहाँ ए इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 6 में जुड़ेगा ए, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है, छ है। छ पहले था और 6 बाद में है, तो ये ए की मात्रा 6 पर जुड़ जाएगी, 6 हो जाएगा। इधर बचा द और इधर बचा हुआ न। अब देखिए सब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद।
और वर्ण विच्छेद से हम संधि विच्छेद पूर्ण कर लेंगे। इसमें देखिए एक पद हमें दिखाई दे रहा है, अनु भी हमें दिखाई दे रहा है, अनु उपसर्ग है और छ में ए जुड़ा, द में ए जुड़ा, छेद हो गया और इधर अनु हो गया, तो बीच में बच गया केवल च। अब ये च कहाँ से आया, इसमें च का इधर आगम हुआ था, आया था, तो अब ये आया था तो इसे वापस भेज देंगे। जिस तरह से मेहमान आता है, मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रहता, या हम रूम लेकर रह रहे हैं 2 जने पहले से ही, तीसरा आ जाता है, जब तक बनती है तब तक साथ रहते हैं, नहीं तो फिर निकाल देते हैं। अब देखिए, तो इसका आगम हुआ था तो हम इसका कर देंगे लोप, जहाँ से आया था वहीं से भेज देंगे, तो इसे इसका लोप कर देंगे और बाकी यूं का यूं बच जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा अनुच्छेद, जैसा मूल रूप में था। संधि की प्रक्रिया की वजह से नियमानुसार इन दोनों के मध्य च का आगम हो गया था। अब ये च आ गया था, जबरदस्ती बीच में आ गया था, तो संधि विच्छेद की प्रक्रिया से इसे हम यहाँ से धक्का मारकर निकाल देंगे, यहाँ से इसका लोप कर देंगे, तो हमें फिर से अनुच्छेद प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका हम दूसरा उदाहरण देखें। तो नियम 11 का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं और दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं श्वेदन छंद। देखिए संधि करने के लिए हमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए जो कि अ है, और यह स्वर रहित दंतिश है और वह भी स्वर रहित हो चुका है क्योंकि अंतिम वर्ण हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। अब देखिए इसका प्रथम वर्ण है स्वर रहित छ, तो इस छ को हम स्वर रहित करेंगे तो अ रह जाएगा और बचा हुआ इधर लिख दिया। अब नियम है कि किसी भी स्वर का योग अगर छ से हो तो बीच में च का आगम हो जाता है, तो इस च का हम आगम कर चुके हैं, बाकी यथावत रहेंगे सब, तो इनको हम यूं का यूं लिख देते हैं। छ भी यथावत रहेगा, ए भी यथावत रहेगा, किसी में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल च का आगम होगा यानी च आएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ जोड़ेंगे, या तो छ को यहीं जोड़कर पूरा कर लें या फिर जो चच नियम में था वैसा हम बना लेते हैं, तो ये चच बन गया है, तो इधर का बचा हुआ ये ए इसमें जुड़ेगा, स्व पूरा हो जाएगा और ये बचा हुआ इधर लिख देते हैं। इस ए को हम छ में जोड़ेंगे या फिर यहाँ जोड़ लेते हैं, तो क्यों अंत में छ है तो छ पूर्ण हो जाएगा, ये ए इसमें जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर दोनों स्वर रहित है। देखिए छ भी स्वर रहित है और छ भी स्वर रहित है, नीचे हल चिन्ह लगा है। अब यहाँ से हल चिन्ह हट चुका है छ के नीचे से, छ पूर्ण हो गया, इधर बचा हुआ इधर और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। अब जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा स्वच्छंद। स्वच्छंद का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद दिखाई देगा। इसमें देखिए छ में ए जुड़ा, न स्वर रहित है, द में ए जुड़कर पूर्ण हो गया, अनु ये छंद हो गया, और इधर भी स्वर रहित है, वह में ए जुड़ा स्व। अब बचा हुआ च, ये तो जबरदस्ती आया था तो इसे निकालना पड़ेगा, जबरदस्ती इसका आगम हुआ था तो अब इसका लोप करना पड़ेगा, तो इस च का हम लोप कर लेते हैं। तो इस च का लोप करने के बाद में इधर बचा स्व और इधर बचा छंद। अब जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा स्वच्छंद, जैसा मूल रूप में था वैसा हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं नियम 11 के अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरणों में देखिए अनुधन छेद, उ का योग छ से हो रहा है तो बीच में च का आगम हो गया। परिधन छेद, ई का योग छ से हो रहा है तो बीच में च का आगम हो गया। आधन छादन, आ का योग छ से हो रहा है तो बीच में च का आगम हो गया। आच्छादन हो गया। स्वधन छंद, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। वृक्ष धन छाया, देखिए अंत में अ है, ए का योग छ से हो रहा है तो बीच में वृक्ष छाया हो गया, च का आगम हो गया। अब देखते हैं हम नियम नंबर 12। देखिए नियम 12 क्या कहता है, देख लेते हैं। आज हमारी व्यंजन संधि पूर्ण हो जाएगी। देखिए प्रथम पद के अंत में अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए, प्रथम पद के अंत में अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में स्वर रहित दंत्य स हो, तो इस स्वर रहित दंत्य स के स्थान पर स्वर रहित मूर्धन्य स हो जाता है। इसे हम सूत्र के रूप में लिखें। देखिए इधर कोई भी स्वर हो लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए, अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसका योग दंत्य स से हो, तो ये स्वर तो यथावत रहेंगे, लेकिन ये जो दंत्य स है ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। स्वर रहित दंत्य स था, स्वर रहित मूर्धन्य स बन गया है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नियम नंबर 12 का सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं अभिधन शेख। देखिए इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ई और इधर बच गया अ और स्वर रहित भ, इसका स्वर हम निकाल चुके हैं। अब देखिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है स्वर रहित दंत्य स, इसका हम स्वर अलग कर चुके हैं, इसे इधर लिख देते हैं। अब नियम क्या है, अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में दंत्य स हो, तो फिर इस दंत्य स की जगह
मूर्धन्य स हो जाएगा। ये स्वर रहित है, ये भी स्वर रहित होगा। इधर बचा एक और ये यथावत रहेगा स्वर, इसे यथावत लिख देते हैं और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। अब देखिए ये जो स्वर रहित ब है इसमें ई जुड़ेगा और अभी हो जाएगा, फिर से अभी प्राप्त हो चुका है, क्योंकि इनमें बदलाव नहीं हो रहा तो अभी है, इसमें बदलाव ही नहीं हुआ तो वैसा का वैसा हमें प्राप्त होगा, लेकिन बदलाव इधर हुआ। यहाँ दंत्य स था, इसका मूर्धन्य स हो गया। अब ये मूर्धन्य स स्वर रहित है, इसके आगे ए आ रहा है तो ए इसमें जुड़ जाएगा और से हो जाएगा और इधर बचा का है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा अभिषेक। देखिए द्वितीय पद में यहाँ प्रथम वर्ण के रूप में दंत्य स था, बदलकर मूर्धन्य स हो गया, हमें प्राप्त हो गया अभिषेक। अभिषेक का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमें देखिए अभी उपसर्ग हमें प्राप्त हो रहा है और एक भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो फिर बचा हुआ मूर्धन्य स। अब ये मूर्धन्य स किससे बना था, इसे हम मूल रूप में फिर से बदल देंगे। तो ये बना था दंत्य स से, तो इस मूर्धन्य स को हम दंत्य स में बदल चुके हैं, क्योंकि संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वह बदलाव निरस्त करना होगा। इधर बचा हुआ अभी और इधर बचा हुआ एक। अब ये दंत्य स है, ये स्वर रहित है, इसके आगे स्वर आ रहा है तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा शेक, और इधर अभी जैसा मूल रूप में था अभिधन शेक हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। संधि प्रक्रिया की वजह से इसमें बदलाव हो गया था, यह दंत्य स मूर्धन्य स में बदल गया था, उस मूर्धन्य स को फिर से हम यहाँ दंत्य स में बदल चुके हैं। देखते हैं नियम नंबर 12 का हम एक और उदाहरण देख लें और दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं सुधन सुप्त। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण है उ, अब ये इधर बच गया स्वर रहित दंत्य स, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है दंत्य स और इसमें बचा हुआ उ हम बाहर निकाल लेते हैं और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। नियम है कि अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो और दंत्य स हो द्वितीय पद में प्रथम वर्ण के रूप में, तो ये जो दंत्य स है ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ये दंत्य स यहाँ स्वर रहित है तो ये भी यहाँ स्वर रहित में बदलेगा, और इधर बच गया उक्त, और ये स्वर और इधर का पद पूरा यथावत रहेगा, तो इसे हम यूं का यूं लिख देते हैं। ये उ दंत्य स में जुड़ जाएगा, फिर से सु प्राप्त हो गया हमें, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं हुआ। और ये जो मूर्धन्य स है ये स्वर रहित है तो इसमें उ आ रहा है, ये उ इसमें जुड़ जाएगा और ये हो गया सु, और इधर बचा हुआ इधर लिख देते हैं। अब हमें देखो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा सुषुप्त। जहाँ यहाँ पर सु था दंत्य स है, लेकिन बदलाव होकर यहाँ पर मूर्धन्य स आ चुका है। इस सुषुप्त का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में देखिए हमें यहाँ पर सु उपसर्ग प्राप्त हो चुका है और इधर उ है और प स्वर रहित और त में ए जुड़ा और त पूर्ण हो गया, और ये बचा हुआ मूर्धन्य स है। इस मूर्धन्य स ये कहाँ से आया था, ये आया था इस दंत्य स बदल गया था मूर्धन्य स में, तो इसे हम फिर से दंत्य स में बदल देते हैं। इधर बचा हुआ सु उपसर्ग और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। ये जो दंत्य स स्वर रहित है तो ये उ इसके आगे है, इसमें जुड़ जाएगा, और यह दंत्य स उ जुड़कर पूर्ण हो जाएगा, सुप्त प्राप्त हो चुका है, और इधर बचा हुआ सु उपसर्ग जैसा मूल रूप में था हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। देखते हैं अब नियम नंबर 12 के हम अंतिम उदाहरण अन्य उदाहरण देखते हैं। यह हमारा अंतिम नियम है। देखिए अभिधन शेक इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अभिषेक विधन सम, देखिए यहाँ पर ई आ रहा है और इधर आ के अलावा स्वर है ई, और इधर आ रहा है दंत्य स, तो ये फिर बदल जाएगा मूर्धन्य स में। ऐसे देखिए सुषुप्त की हम चर्चा कर चुके हैं। सुधन सम, देखिए उ आ रहा है तो ये स मूर्धन्य स में बदल जाएगा, और अ इसका निकला था वह वापस इस मूर्धन्य स में जुड़ जाएगा। देखिए अभिधन सिक्त अभिषिक्त हो गया। अब अपवाद है ये विधन सर्ग, यहाँ देखिए वैसे बनना चाहिए था, यहाँ आ के अलावा अन्य स्वर आ रहा है ई और आगे दंत्य स आ रहा है, ये दंत्य स मूर्धन्य स में बदल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बदल रहा है। ये अपवाद है। अपवाद उन्हें कहते हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। अनुदनसार, देखिए आ के अलावा अन्य स्वर है और आगे दंत्य स है, लेकिन ये बदल जाना चाहिए था मूर्धन्य स में, लेकिन नहीं बदला क्योंकि अपवाद किसी नियम को नहीं मानते। देखिए विधन स्मरण हो जाएगा विस्मरण, विधन सर्जन विसर्जन हो गया। आ के अलावा ई आ रहा है और आगे दंत्य स आ रहा है, ये मूर्धन्य स में बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदला, तो इन्हें अपवाद कहते हैं। तो ये अपवाद हमने देखे। और अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है निम्न शब्दों में आपको संधि विच्छेद
कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि संधि तो व्यंजन संधि होगी, दोनों तरफ व्यंजन है या एक तरफ भी व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी। लेकिन इनका संधि विच्छेद क्या होगा और कौन से नियम से हो रहा है? देखिए, ऋण, ऋण का आप संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लिखेंगे तरु छाया, इसका संधि विच्छेद लिखेंगे। और विच्छेद में इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, और तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा, और अनुसंग का संधि विच्छेद क्या होगा। इनका संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।